बीए पार्ट के विद्यार्थियों के लिए आदिकाल साहित्य। पिछली बार आदिकालीन साहित्य के बारे में हमने कुछ परिचय प्राप्त किया था, जिसके अंतर्गत धार्मिक साहित्य और लोक साहित्य की चर्चा की थी। शुरुआती दौर में बात की गई थी कि आदिकालीन जो साहित्य है वो मूल रूप से सरहपा के बाद का साहित्य है, और सरहपा जैसे 6वीं-7वीं शताब्दी के माने जाते हैं, और उसके बाद लगभग 9वीं शताब्दी के बाद से आदिकालीन साहित्य थोड़ा व्यवस्थित मिलने लगता है। इसलिए अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास का साहित्य ही आदिकालीन का साहित्य माना जाना चाहिए। इस क्रम में आदिकालीन साहित्य के बारे में विभिन्न विशेषताओं पर बात की गई थी, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि आदिकालीन जो साहित्य है वो मौखिक और लिखित रूप में मिलता है। यानी आदिकालीन साहित्य में कुछ अंश मौखिक है और कुछ अंश लिखित है। अधिकांश मौखिक साहित्य इसलिए मिलता है क्योंकि उस समय लिखने की या पाठ को सुरक्षित करने की उतनी परंपरा नहीं थी या उतनी विकसित नहीं थी। आदिकालीन साहित्य के मूल स्रोत में ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि जब आदिकाल का दौर था, यानी 9वीं शताब्दी के आसपास की यदि हम बात करें, तो उस समय हमारे पास विकसित तकनीक नहीं था जिसमें छपाई हो सके। इसलिए अधिकांश रचनाएं जो थीं वो अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती थी, जैसे कि ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर, या कई स्थानों पर पत्थरों पर, कई स्थानों पर लकड़ी पर, ताम्रपत्र पर, इन पर भी रचनाएं संग्रहित की जाती। और वो इतने समय के बाद धीरे धीरे वो सब रचनाएं उचित रख रखाव के अभाव में वो धीरे धीरे नष्ट होने लगी, और इसलिए उस परंपरा को आज पढ़ पाना, समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आदिकालीन साहित्य में बहुत बड़ा अंश मौखिक साहित्य का है, जो हमारी परंपरा में पीढ़ियों दर पीढ़ी मौखिक रूप में उनका पाठ किया जाता रहा या उनका संग्रहण किया जाता रहा। इस रूप में देखा जाए तो एक मौखिक परंपरा आदिकाल की बहुत बड़ी संपत्ति है। यानी मौखिक साहित्य था, जैसे गीत हैं, कई गाथाएं हैं, कई कथाएं हैं, लयात्मक रूप में, गाने योग्य रूप में, गेय रूप में, इस तरह से वो आज भी संग्रहित है। वो हमारा आदिकालीन साहित्य का हिस्सा है और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके अतिरिक्त कुछ साहित्य है जो लिखित रूप में मिलते हैं, यानी आज भी जीर्ण शीर्ण रूप में मिलते हैं। पूर्ण ना सही तो अपूर्ण रूप में कई साहित्य के अंश मिलते हैं, और उनका बाद के विद्वानों ने, आधुनिक काल के विद्वानों ने उनका संपादन करके उन्हें जनता के सामने रखा। जैसे कि हमने नाथ साहित्य के बारे में पढ़ा था कि नाथों की रचनाओं को संग्रहित किया गया, गोरखनाथ की रचनाओं को संग्रहित किया गया, उसी तरह सिद्धों की रचनाओं को संग्रहित किया गया, उसी तरह अन्य अमीर खुसरो या विद्यापति की रचनाओं का भी अनेक पाठों को मिलाकर, अनेक रचनाओं को मिलाकर उनका संग्रहण किया गया। इस प्रकार कई रचनाएं, रासो साहित्य यानी पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाएं थी, उसे भी संग्रहित किया गया। और आगे हम चर्चा करेंगे कि पृथ्वीराज रासो के 4 ऐसे अंश मिलते हैं या 4 प्रतिलिपियां मिलती हैं, 4 प्रकार के रासो साहित्य मिलते हैं। यानी पृथ्वीराज रासो के 4 प्रतियां मिलती हैं, और चारों प्रतियों में काफी अलगाव है। इसलिए कहा जाता है कि उनको अभी उनकी प्रामाणिकता की खोज करनी बाकी है। इस प्रकार कई लिखित साहित्य भी है जिनके बारे में विचार और विश्लेषण किया जाता है आदिकालीन साहित्य। रासो साहित्य जो होता था उसमें मूल रूप से वीरता और श्रृंगार की रचनाएं होती थी। उसमें राजाओं की वीरता या राजकुमारियों से प्रेम प्रसंग या रानियों के प्रेम प्रसंग या फिर उस श्रृंगार के कारण युद्ध या वीरता के प्रदर्शन के भाव होते हैं। इस प्रकार वीरता की बात होती थी और इसमें श्रृंगार के भाव होते थे। और ये रासो परंपरा के जो साहित्य रचे गए थे वो बाद में लोगों के द्वारा बहुत कंठस्थ किए गए, और परंपरा दर परंपरा उनका गायन किया जाता रहा। जैसे कि आल्हा उदल की वीरता, 2 वीर हैं और दोनों की वीरताओं का व्याख्यान किया जाता रहा, जिसको बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने संग्रहित किया। तो इस प्रकार कई ऐसी रचनाएं हैं जो लिखित रूप में भी हैं और मौखिक रूप में ही। इसी परंपरा में यदि हम देखें तो रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो में वीरता भी है और श्रृंगार की भावना भी है। उस समय जो छोटे छोटे राज्य थे आपस में लड़ते रहते थे, और उनमें राजाओं की वीरता का गान
उस समय के चारण कवि करते थे। इस तरह चारण कवियों के द्वारा वीरता का ज्ञान और श्रृंगार का की प्रस्तुति, ये भी राष्ट्र साहित्य की एक विशेषता रही और जो आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार आदिकाल में एक बहुत बड़ा अंश धार्मिक साहित्य का है और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और अन्य तरह के साहित्य भी आते हैं, जिसमें हिंदू धर्म की रचनाएं भी आते हैं, देवी देवताओं के चित्रण भी आते हैं, या सूफी धारा की भी कुछ रचनाएं आती हैं। इसके अलावा जैन साहित्य की भी रचनाएं आती हैं। इस प्रकार भारत की कई धार्मिक परंपराओं से संबंधित रचनाएं की धार्मिक साहित्य के अंतर्गत संग्रहित कर सकते हैं। तो आदिकाल में सिद्ध साहित्य है, जिसके अंतर्गत सरहपा आदि की रचनाएं आती हैं। नाथ साहित्य है, जिसमें गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जालेंद्रनाथ की रचनाएं आती हैं। और अन्य हिंदू धर्म की यदि बात करें तो विद्यापति की भी रचनाएं आती हैं। और विद्यापति की रचनाओं में यदि हम देखें तो एक तरफ कृष्ण और राधा के चित्रण मिलता है, तो दूसरी तरफ शिव की महिमा का गुणगान मिलता है, गंगा आदि पवित्र नदियों का गुणगान मिलता है, और इसके अतिरिक्त देवी देवताओं का गुणगान मिलता है। यानी जैसे दुर्गा स्तुति के रूप में उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, तो दुर्गा की स्तुति भी मिलती है, शिव की स्तुति भी मिलती है और कृष्ण की भी स्तुति मिलती है, या कृष्ण के कई घटनाओं का, चरित्र घटनाओं का, या कई प्रेम प्रसंगों का, या श्रृंगार वर्णन, योग वर्णन आदि की स्थितियां भी मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं विद्यापति ने हिंदू देवी देवताओं के चित्रण प्रस्तुत किए हैं अपनी रचनाओं में, और उन्हें हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत भी रख सकते हैं। उसी प्रकार अमीर खुसरो की हमने बात की थी, और पिछली बार हमने बात की थी कि अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं, उस अमीर खुसरो की रचनाओं में कई ऐसे कव्वालियां भी मिलती हैं जो ईश्वर को समर्पित हैं या सूफी शक्ति को समर्पित है, और ये सूफी धारा के अंतर्गत उन्हें सम्मिलित किया जा सकता है। और आज भी यदि हम देखें तो चाहे अजमेर शरीफ की दरगाह हो, चाहे निजामुद्दीन शरीफ हो या सलीमुद्दीन चिश्ती, इन सब स्थानों पर आज भी अमीर खुसरो द्वारा रचित कव्वालियाँ गाई जाती हैं। जैसे छाप तिलक सब छीनो मुँह से नैना मिला के, तो छाप तिलक छीनो ये जो कविता है, ये जो कव्वाली है, यह अमीर खुसरो की है। इस प्रकार कई ऐसे सूफी नातिया कव्वाल है या सूफी रचनाएं हैं जो हम इसको भी हम सूफी धर्म के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं, और वो अमीर खुसरो द्वारा रचित है। इस प्रकार अमीर खुसरो की रचनाएं भी का कुछ अंश धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और अंश है, और वो है जैन साहित्य की रचना। जैन साहित्य के अंतर्गत भी कई ऐसे रचनाएं मिलती हैं जिसमें जैन धर्म से संबंधित कथाओं का चित्रण मिलता है, और उनको भी हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत मान सकते हैं। उस समय जो जैन धर्म की शाखा थी, उसमें नैतिक जीवन यापन या कथाओं के माध्यम से मनुष्यों के अंदर के जनता के बीच में एक नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती थी, जिससे जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो महावीर, आदिनाथ आदि के जीवन से संबंधित चमत्कारपूर्ण कथाओं का चित्रण भी इसमें मिलता है, और अनेक ऐसे नामों का चित्रण मिलता है जो दूसरे धर्म के चरित्रों से मिलती है, जैसे राम है, यशोदा है, या इस तरह के शब्दों या मुख्य रूप से नायक के रूप में चित्रण इनके मिलता है। और ये रचनाएं, कुछ रचनाएं अपभ्रंश में भी मिलती हैं। तो जैन धर्म के रचनाएं भी कुछ है जो प्राकृत में है, और कुछ अंश उसके अपभ्रंश में भी मिलते हैं। इस प्रकार जैन साहित्य से संबंधित या जैन धर्म से संबंधित रचनाएं भी आदिकाल में मिलती हैं। और श्रावकाचार जैसे रचना है देवसेन का, उसमें ऐसे रचनाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। उसी तरह स्वयंभू या पुष्पदंत के जो रचनाएं हैं, उनको भी हम उसके अंश को भी धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं, जो मूल रूप से जैन मतावलंबी थे या जैन धर्म से प्रभावित थे। तो इस प्रकार धार्मिक साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा आदिकाल का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य मिलता है, नाथ साहित्य मिलता है, विद्यापति की कुछ रचनाएं मिलती हैं, अमीर खुसरो कुछ रचनाएं मिलती हैं, और कुछ जैन धर्म से संबंधित रचनाएं मिलती हैं, जिसमें पुष्यदंत कवि या स्वयंभू की रचनाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है आदिकाल का, और वह है लोक साहित्य का। लोक साहित्य के अंतर्गत
अमीर खुसरो की रचनाएं आती हैं। लोक साहित्य के अंतर्गत विद्यापति की रचनाएं आती हैं। लोक साहित्य के अंतर्गत कल्लोल या कुशल लाभ की रचनाएं आती हैं, जो कि बहुत लोकप्रिय रूप में राजस्थान में है ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारू के दोहे ये भी लोक साहित्य में आते हैं। और हमने लोक साहित्य पर भी चर्चा करते हुए बताया कि लोक साहित्य के अंतर्गत की जो रचनाएं हैं वो राजा के जीवन का चित्रण ना करके आम जीवन के या जो ग्रामीण व्यक्ति है, जो भारतीय समाज की मुख्य धारा में रहने वाला है, जो भारतीय समाज में मूल रूप से निवास करता है, दिन जीवन यापन करता है, उसका चित्रण मिलता है। तो अमीर खुसरो की रचनाओं में हम देखते हैं कि अमीर खुसरो जो पहेलियाँ लिखते हैं, जो कह मुकरियाँ लिखते हैं, वो दो सुखन लिखते हैं, इन सब रचनाओं में आम जीवन का चित्रण मिलता है। अमीर खुसरो जो झूला गीत लिखते हैं उसमें भी लोक जीवन का चित्रण मिलता है। आम जीवन की इस तरह से कई घटनाओं का चित्रण अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है। उसी तरह विद्यापति की जो पदावलियाँ हैं, विद्यापति की जो रचनाएं हैं, उसमें भी लोक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है। विशेषकर विद्यापति की पदावलियाँ हैं और उसमें जब वो राधा और कृष्ण का चित्रण करते हैं तो उसमें कई ऋतुओं का वर्णन करते हैं, लोक ऋतुओं का वर्णन करते हैं, वसंत का वर्णन करते हैं, लोक जीवन के त्यौहार का वर्णन करते हैं, होली का वर्णन करते हैं, सावन के झूले का वर्णन करते हैं। इस प्रकार कई खान पान, परंपरा, प्रकृति, वेशभूषा, इन सब का चित्रण भी विद्यापति के पदों में मिलता है। और लोक व्यवहार के कई चित्रण विद्यापति की कविताओं में देखा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्यापति के साहित्य में भी लोक जीवन का समृद्ध चित्रण मिलता है। उसी तरह कुशल लाभ या कल्लोल कवि की जो रचना है वो भी ढोला मारू की विशेषताएं हैं। विशेषकर बीए प्रथम वर्ष में, स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि उनके भी एक अध्याय वो है कुशल लाभ या कल्लोल की जो रचना है उसके कुछ अंश पढ़ने हैं ढोला मारू का दोहा। तो आप ढोला मारू के जब दोहा की रचनाएं पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट देखते हैं कि उसमें राजस्थान के लोक जीवन का समृद्ध चित्रण मिलता है, विस्तृत चित्रण मिलता है। उसमें लोक जीवन की, राजस्थान के खान पान मिलते हैं, लोक जीवन में वेशभूषा का चित्रण मिलता है। इसके साथ साथ उसमें हर महत्वपूर्ण जो लोक जीवन संबंधित घटना है वो मिलती हैं। उसमें पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है, उसमें अनेक तरह की भाषा, बोलियों, कहावतों का चित्रण मिलता है, रहन सहन, खान पान, ऋतुओं का चित्रण मिलता है, खेती बाड़ी का चित्रण मिलता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ढोला मारू का दोहा है वो एक तरह से राजस्थानी संस्कृति का एक चित्र प्रस्तुत करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुशल लाभ या कल्लोल की जो रचित साहित्य है वह लोक साहित्य का एक समृद्ध हिस्सा है। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि आदिकालीन जो साहित्य है उसमें अनेक विविधता है। और उसको यदि संक्षिप्त में यदि हम कहना चाहें तो आदिकालीन साहित्य मौखिक है और आदिकालीन साहित्य लिखित है। यानी आदिकालीन साहित्य को दो भागों में कर सकते हैं, एक मौखिक रूप में जो लोगों ने कंठस्थ रखा है, जिसका कहीं लिखित रूप नहीं मिलता, उसको बाद में लिखा जा रहा है, और दूसरा है लिखित साहित्य जो अपूर्ण रूप में या विवादास्पद रूप में लिखित रूप में हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है, चाहे वो किसी भोजपत्र पर लिखा हुआ हो या किसी लकड़ी पर लिखा हुआ हो या किसी पत्थर पर लिखा हो। इस तरह से हमें लिखित रूप में भी साहित्य मिलता है। उसके अलावा आदिकालीन जो साहित्य है उसका एक बड़ा हिस्सा राजे रजवाड़ों का साहित्य है, जिसे हम राजसू साहित्य के अंतर्गत है। राजसू साहित्य के अंतर्गत राजाओं की कथा है और राजा, राजकुमारी और रानियों की कथा है जिनमें उनकी वीरता या श्रृंगार का वर्णन मिलता है। एक अंश है, बहुत बड़ा अंश, वो है धार्मिक साहित्य का। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की रचनाएं आती हैं, नाथों की रचनाएं आती हैं, जैसे गोरखनाथ की रचनाएं आती हैं, और विद्यापति की पदावलियाँ या विद्यापति की रचनाएं भी आती हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं भी आती हैं जिसमें वो सूफी कव्वालियाँ पेश करते हैं या सूफी साहित्य या अपने गुणगान करते हैं। उसी प्रकार कुछ अंश जैन साहित्य का भी मिलता है, कुछ साहित्य बौद्ध अंश का भी कुछ साहित्य मिलता है, और इस तरह से धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम इन बिंदुओं की चर्चा कर सकते हैं। उसी प्रकार एक बड़ा अंश जो है वो लोक साहित्य का हिस्सा है। लोक साहित्य के अंतर्गत अमीर खुसरो की पदावलियाँ या अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ हैं उनका चित्रण मिलता है।
लोक साहित्य के अंतर विद्यापति की रचनाओं में मिलता है, जिसमें वो मिथिला क्षेत्र की कई विशेषताओं का चित्रण करते हैं। लोक जीवन, रहन सहन, खान पान, संस्कृति, वेशभूषा आदि का, पूजा पद्धति आदि का वर्णन विद्यापति करते हैं। इसलिए विद्यापति के साहित्य में भी लोक जीवन का चित्रण मिलता है। इसके अलावा लोक जीवन का चित्रण कल्लोल या कुशल लाभ की कविता में भी मिलता है, जिसके अंतर्गत वो राजस्थानी साहित्य और संस्कृति की चर्चा करते हैं। इसी कुशल लाभ के साथ यदि हम देखें तो ढोला मारू की रचनाओं में मिलता है। इसके अतिरिक्त एक और रचना है जिसको अब्दुल रहमान हम कह सकते हैं। अब्दुल रहमान की रचनाओं में भी, जिनका संदेश रासक रचना है, और संदेश रासक में भी महत्वपूर्ण विशेषताएं मिलती हैं कि संदेश रासक को भी हम लोक जीवन का साहित्य कह सकते हैं, क्योंकि संदेश रासक में भी एक ग्रामीण स्त्री है और ग्रामीण स्त्री अपने पति के वियोग में एक पथिक के माध्यम से संदेश भिजवाती है। तो इसलिए इसको भी, अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक को भी हम लोक साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं, जिनका प्राचीन नामकरण अद्दहमाण भी कहा जाता है। इसलिए कहीं कहीं पर अद्दहमाण मिलता है या कहीं कहीं पर अब्दुल रहमान के नाम से जाने जाते हैं। और उनकी रचना जो संदेश रासक है वो आदिकाल की एक महत्वपूर्ण लोक साहित्य की रचना मानी जा सकती है। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान में आदिकाल की जो साहित्य है उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली। इसके कई बिंदुओं पर हमने बात कर ली है। इसके बाद हम आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं संक्षेप में उन पर बात करेंगे अगले व्याख्यान में।